मॉर्निंग टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त प्रीति नेगी। तो दिन की शुरुआत कई बड़ी खबरों के साथ हम करने वाले हैं। कल क्या कुछ हुआ, आज क्या क्या होने वाला है, कौन सी बड़ी खबरें होंगी, ये सब कुछ इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे। इसीलिए आपको अगले 1 घंटे हमारे साथ बने रहना है, क्योंकि देश दुनिया की, आपके राज्य की, आपके शहर की क्या है खबर, हर छोटी बड़ी खबर हम आपको इस बुलेटिन में बताएंगे। तो बुलेटिन की शुरुआत बदलते मौसम की खबर के साथ करेंगे, क्योंकि मौसम इन दिनों काफी आंख मिचौली खेल रहा है। और आपको बता दें कि कभी भीषण गर्मी पड़ रही है तो कभी बूंदाबांदी हो रही है, आंधी तूफान आ रहा है। वैसे अगर उत्तर भारत की बात करें तो जितनी गर्मी हमेशा पड़ती थी उतना प्रकोप इस बार दीपिका नजर नहीं आ रहा है। मुझे लगता है हर राज्य में कुछ ऐसे ही हालात है। अगर आप अपने आसपास देखेंगे, मौसम को देखेंगे तो कभी कुछ तो कभी कुछ। ऐसा ही हाल महाराष्ट्र के संभाजी में देखने को मिला, जहां पर तेज आंधी तूफान आई और ऐसा लगा कि सब कुछ तबाह हो जाएगा। आप भी देखिए। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में देर शाम अचानक आंधी तूफान आने से अफरा तफरी मच गई। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिल पाया। इस तस्वीर को देखिए। तेज हवा को ये लकड़ी की दुकान झेल नहीं पाई और ताश के पत्तों की तरह उड़ती हुई चली गई। बताया जा रहा है कि दुकान में जो शख्स चाय बना रहा था उसने किसी तरह अपनी जान बचाई। दुकान में रखा चाय बनाने का सामान भी हवा के साथ ही उड़ गया। हवा की गति करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। अब सब्जी बाजार की इन तस्वीरों को देखिए। हवा की रफ्तार का सामना सब्जियों के ढेर भी नहीं कर पाए। बाजार में मौजूद लोग भी जान बचाकर ओट में छुपने को मजबूर हो गए। किसी तरह लोगों ने तेज आंधी तूफान से अपनी जान बचाई। कई सब्जी विक्रेताओं का सामान भी हवा में उड़ गया। करीब 1 घंटे तक अफरा तफरी का आलम रहा, जिसके बाद हवा की गति में थोड़ी नरमी आई और लोग अपने घरों की तरफ रवाना हुए। तो अच्छी बात ये रही कि चाय के स्टॉल पर जो शख्स बैठा था उसकी जान तो बच गई, लेकिन आप लोगों को भी सबक लेने की और सीखने की जरूरत है कि जब भी आंधी तूफान ऐसे आए अचानक से, तो किसी मजबूत स्ट्रक्चर यानी कि जहाँ पर एक मजबूत बिल्डिंग हो, छत हो, वहां जाकर अपने आप को सुरक्षित कर लें। बिल्कुल, लेकिन अगर हम चंद्रपुर की बात करें तो यहाँ पर लोगों को अपने आप को सुरक्षित रखने का मौका तक नहीं मिला, लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। दरअसल कार से बस की इतनी भीषण टक्कर हुई कि कार के परखच्चे उड़ गए। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है, जहां एक प्राइवेट बस और कार में हुई भीषण टक्कर के चलते 6 लोगों की मौत हो गई। हादसा रविवार शाम 4 बजे चंद्रपुर जिले के नागभीड़ नागपुर मार्ग पर कानपा गांव के पास हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और कार में सवार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए ग्रामीण अस्पताल भेजा गया है। बताया जा रहा है कि 6 लोग एक कार में सवार होकर नागपुर से नागभीड़ जा रहे थे। इसी दौरान उनकी कार उल्टी दिशा में आ रही एक निजी बस से टकरा गई। इस भीषण हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। हादसा इतना भीषण था कि कार में बैठे लोगों की लाशों को बाहर निकालने में भी घंटों की मशक्कत करनी पड़ी। हादसे में गंभीर रूप से घायल 9 साल की बच्ची की अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में मौत हो गई। पुलिस ने बस चालक को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो चंद्रपुर में हाईवे पर हुई कार हादसे की तस्वीर इतनी विचलित वाली थी कि कार से शवों को बाहर निकालने में भी काफी परेशानी हुई। कार पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी, कुचल चुकी थी। जी हाँ, और अगली खबर प्रयागराज से हम आपको बता दें, जहां पर संगम पे एक बड़ा हादसा हुआ। कुछ स्टूडेंट्स वहां पर डूब गए थे। हालांकि शाम से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से काफी मुश्किल टीम को आई। लेकिन जब सुबह हुई तो एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया गया। पूरी खबर सिर्फ 1 मिनट में आपको दिखाते हैं। यूपी के प्रयागराज में बड़ा हादसा हुआ। संगम में स्नान करने गए 5 छात्र संगम के गहरे पानी में डूब गए, जिनकी तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। छात्रों के 2 गुट संगम पर स्नान करने गए थे। अचानक तेज आंधी आने से एक नाव बीच धारा में पलट गई। नाव में सवार युवकों को डूबता देख दूसरे गुट के छात्रों ने बचाव के लिए नदी में छलांग लगा दी। गहरे पानी में 9 छात्र फंस गए। आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया, जिसके बाद जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों ने तुरंत
लेते हुए 4 युवकों को सुरक्षित बचा लिया। तो जब उत्कर्ष डूबने लगा तो छोटू अभिषेक उसको बचाने के लिए गया, तो उसके साथ वो भी चला गया। तो वो अभी तो मिले नहीं है फिलहाल, अब जारी है पुलिस की खोज। कितने लोग डूबे? टोटल 5 लोग। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। कई घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन 5 युवकों का कुछ पता नहीं चला। अंधेरा होने के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी परेशानी आई, लेकिन रात में भी 5 युवकों की तलाश की जा रही है। डूबने वाले छात्र एनडीए और एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। छात्रों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। तो आपने देखा इस खबर को, थोड़ी सी लापरवाही और कैसे आपकी जान पर बन आती है, आपके लिए मुसीबत खड़ा कर देती है इस तरीके की लापरवाहियां। हालांकि कई घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन किसी भी छात्र का अभी तक कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। इधर एक बस ड्राइवर की गलती और लापरवाही किस तरीके से एक युवक की शख्स पर जान लेने पर आमादा हो गई। दरअसल बस इतनी तेज की दौड़ रही थी, इतनी तेज रफ्तार में थी कि उसने इस शख्स को कुचल दिया। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो विचलित करने वाली है। मुंबई के कफ परेड इलाके में बस ड्राइवर की लापरवाही से एक शख्स की मौत हो गई। हादसा सीसीटीवी में साफ साफ कैद हो गया। तस्वीरों में सड़क किनारे एक बस खड़ी नजर आ रही है। सड़क किनारे खड़ी बस से किसी हादसे की आशंका नहीं और कोई खतरा महसूस न कर बस के पीछे एक शख्स पैदल चलता हुआ आ रहा है। इस शख्स को ये इल्म भी नहीं रहा होगा कि अगले ही पल मौत उसके सामने खड़ी होगी। अचानक पीछे से एक तेज रफ्तार बस आती है। सड़क पर चल रहे शख्स को कुचलते हुए सड़क पर खड़ी बस को तेज टक्कर मारती है। बस की रफ्तार इतनी तेज थी कि सड़क पर खड़ी बस को भी कई मीटर तक अपने साथ घसीटते हुए ले गई। हादसे की इन तस्वीरों को जिसने भी देखा वो सहम गया। इस हादसे में मारा गया शख्स बुरी तरह कुचला गया, जबकि तेज रफ्तार से बस चला रहा ड्राइवर भी घायल है। तो मुंबई में तेज रफ्तार से दौड़ रही बस ने एक शख्स की जान ले ली। तो वहीं इटली की अगर बात करें तो वहां पर भी बेकाबू बस किस तरीके से एक शख्स की जान पर आफत बन गई। जी हाँ, तो देश की खबरें लगातार हम आपको बता रहे थे। अब दुनिया की खबर, अमेरिका में भी आग का तांडव देखने को मिला है। इसके अलावा 2 मिनट में आपको दिखाते हैं दुनिया में क्या चल रहा है। भीषण बारिश और बाढ़ की तस्वीरें कैरिबियन देश डोमिनिकन रिपब्लिक की है, जहां माओ शहर में भारी बारिश ने तबाही मचा दी। सड़कों और घरों में पानी घुस गया, सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे बीच सड़क पर खड़ा ऑटो पानी में ऐसे बह रहा है मानो ये प्लास्टिक का कोई खिलौना हो। आग की ऊंची ऊंची लपटों की तस्वीरें अमेरिका के मैसाचुसेट्स, जहां इस रिहायशी इमारत में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरी इमारत को अपने आगोश में ले लिया। तस्वीरों में इमारत का एक हिस्सा जमीन में भी गिरता नजर आ रहा है। हालांकि सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तेज हवा और रेतीले तूफान की तस्वीरें इराक की राजधानी बगदाद की हैं, जहां चक्रवाती तूफान ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बगदाद में तेज हवा के साथ धूल भरी आंधी चलती नजर आती है, जिसके चलते लोगों को बीच सड़क पर परेशानियों का सामना करना पड़ा। भीषण सड़क हादसे की तस्वीरें इटली के वालेसेकार्डा की है, जहां तेज रफ्तार बस ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, तो वहीं 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार जारी है। गुस्सा, आक्रोश और भारी भीड़ की तस्वीरें अमेरिका के फ्लोरिडा से सामने आई, जहां इमिग्रेशन बिल के विरोध में लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से इस बिल को वापस लेने की मांग की। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कैसे बीच सड़क पर हजारों लोग सरकार के इस बिल का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज जन्मदिन है। सीएम के जन्मदिन से पहले ही उनके प्रशंसकों ने गंगा घाट पर विशेष आरती की। बुलडोजर और सीएम के कटआउट के साथ आरती की गई।
इसके अलावा काशी में ही सीएम के जन्मदिन से पहले बुलडोजर वाला केक काटा गया। बाबा का जो बुलडोजर है माफियाओं को, बड़े बड़े माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया है, इसलिए आज हम लोग पूरे प्रदेश में बाबा का केक बुलडोजर के रूप में काट कर ये संदेश दिया और बाबा का जन्मदिन मनाया गया है। अजय सिंह बिष्ट was born in the hinterlands of Uttarakhand. सीएम के जन्मदिन पर आज उनके जीवन पर बनी ग्राफिक नॉवल भी रिलीज की जाएगी। इस नॉवल को 20 जिलों के 5000 स्कूली छात्रों के बीच रिलीज किया जाएगा। इस नॉवल में योगी आदित्यनाथ के बचपन से लेकर युवावस्था और फिर सांसद से लेकर मुख्यमंत्री बनने तक की पूरी जर्नी है। One day he became the chief minister of Uttar Pradesh. गोरखपुर में स्कूली छात्रों ने सीएम को 51,000 रबर स्टैंप की सहायता से बना पोर्ट्रेट बनाकर शुभकामनाएं दी। रबर स्टैंप के जरिए 40 फीट लंबी और 12 फीट चौड़ा जय श्री राम लिखा पोर्ट्रेट बनाया गया। जय श्री राम स्टैंप से ही सीएम योगी का पोर्ट्रेट तैयार किया गया है। तो माफिया और गैंगस्टर्स पर नकेल कसने वाला ये जो मॉडल है, योगी मॉडल, ये पूरे देश में लागू होने की बहुत ज्यादा जरूरत है और तभी ऐसे लोगों का जो जेल से साम्राज्य चलाते थे उन पर कंट्रोल, उन पर काबू किया जा सकेगा। वैसे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एक ऑडियो इन दिनों काफी चर्चा में है। दरअसल ये ऑडियो 2021 का बताया जा रहा है, जब वो अजमेर जेल में बंद था। अच्छा, एक बात ये भी है कि सोचिए वो जेल में बंद था और रंगदारी मांग रहा था। आखिर कौन ये कारोबारी है जिससे ये रंगदारी मांग रहा था? क्या ये पूरा मामला है और सिद्धू मूसे वाला मर्डर केस से क्या इसका लिंक है? उस रिपोर्ट में देखिए। हेलो हेलो, हाँ भाई जी, आपका फोन कट गया था, मैंने कहा हेलो। तो तू पहचानता ही नहीं गूगल भाई, तो रिकॉर्डिंग निकाली तो लिखा लेना। ये ऑडियो साल 2021 का है, जब अजमेर जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने दिल्ली के एक व्यापारी गूगल भाई को कॉल कर 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। इतना ही नहीं, इस दौरान गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कारोबारी को कच्चा चबा जाने की धमकी तक दे डाली थी। तो तू पहचानता ही नहीं गूगल भाई, तो रिकॉर्डिंग निकाली तो लिखा लेना। जिसने मेरे धक्के चढ़ गया ना, तुम में से कोई भी तेरे आसपास के, नजदीक के या तेरे परिवार के, तो मैं सारों को चबा जाऊंगा। और ये मेरी रिकॉर्डिंग कर लेना, बाद में केस करने में आसानी होगी तुमको। किस चीज का केस करने में आसानी होगी? जब मैंने गूगल ही बंद कर दिया, तो मैं किस चीज की केस की और किस चीज की? वो मैं इतने पैसे हर गया था, मैं तो खत्म कर चुका हूँ सारा काम 3 महीने पहले। आप पता तो कर लो बाजार में किसी से। देश के सबसे कुख्यात गैंगस्टर से एक लॉरेंस बिश्नोई इतने पर चुप नहीं रहा। कारोबारी गूगल भाई की ओर से लाख गिड़गिड़ाने पर भी लॉरेंस ने उसे सब कुछ छोड़ देने, यानी दुनिया छोड़ देने की धमकी भी दी। किसी को बता देना कि मेरा फोन आया था और मैंने खाली फोन किए ही नहीं कभी। हमारे नाम पे फ्रॉड फोन चले गए अभी तक जितने गए हैं। पर अब ये बाबूजी, आपको किसी ने गलत नंबर दे देता है। मैं तो छोड़ चुका हूँ सारे काम ही। बस अब सब कुछ छोड़ देगा भाई। राम राम, दोबारा नहीं करेंगे आपको फोन। आतंक की ये कहानी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की है, जो जेल में बंद रहने के बाद भी अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक ऑडियो में जिस गूगल भाई का जिक्र है, असल में वो एक गूगल नाम की इंडियन फर्म है। बताया जा रहा है कि इस कंपनी के मालिक को धमकाते हुए लॉरेंस बिश्नोई ने 40 लाख रुपए की उगाही कर इन पैसों को गोल्डी बरार तक पहुंचाया था। सूत्रों के मुताबिक इन पैसों का इस्तेमाल सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए हथियार खरीदने किया गया था। इस बात का जिक्र एएनआई की इंटरोगेशन रिपोर्ट में भी है। और अब बात बिहार की करेंगे, क्योंकि बिहार में अजब गजब घटनाएं होती रहती हैं जो काफी चर्चा में भी रहती है। दरअसल अब हुआ यह है कि एक निर्माणाधीन पुल गिर गया। पुल का एक बड़ा हिस्सा नदी में समा गया। सरकार कोई एक्शन लेने की बजाय विपक्ष पर ही सवाल खड़े कर रही है। दरअसल जो डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव, वो ये कह रहे हैं कि ये जो पुल गिरा था उसे तो हम पहले ही ढहाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन विपक्ष अब इस पूरे मामले को लेकर के सरकार पर हमलावर है। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहा पुल रविवार को ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। पुल के 3 पिलर भी नदी में समा गए। गनीमत रही कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त पुल पर काम नहीं हो रहा था, जिसके चलते पुल पर कोई मजदूर मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बता दें कि खगड़िया के अगुवानी सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर इस पुल का निर्माण हो रहा है।
पुल गिरने की घटना को स्थानीय लोगों ने कैमरे में कैद कर लिया। जैसे ही पुल का एक बड़ा हिस्सा गंगा नदी में गिरा, पानी कई फीट ऊंचाई तक उठता दिखाई दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। हैरानी की बात यह है कि 2 साल पहले भी इस पुल का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया था। 1700 करोड़ की लागत से बनने वाले इस पुल का सीएम नीतीश कुमार ने शिलान्यास किया था। उसको लेकर के हम सब लोग आशंका में थे, शक में थे, यानी पहले से ही हम लोगों को शंका थी कि इसमें डिजाइन में फॉल्ट है। बीजेपी ने इस पूरे मामले पर नीतीश सरकार को आड़े हाथों लिया है। पूरा भ्रष्टाचार का जीता जागता प्रतीक है। ऐसी घटना तो कभी नहीं हुई और इसमें पूरी तरह भ्रष्टाचार है, ये कोई दुर्घटना नहीं है। भागलपुर के सुल्तानगंज में बन रहा ये सेतु खगड़िया और भागलपुर को आपस में जोड़ेगा। तो इस खबर को देखकर के आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ जो पुल है वो पानी में नहीं गिरा, ये नहीं डूबा, बल्कि जनता का जो करोड़ों पैसे हैं वो भी पानी में डूब गए। लेकिन यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो चुकी है। और इधर कर्नाटक में बीजेपी सरकार के एक बिल को कांग्रेस की नई सरकार बदलने की तैयारी में है। उधर राहुल गांधी अमेरिका से केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। और क्या कुछ चल रहा है देश में, खास उस रिपोर्ट में देखिए आप। लुधियाना में आर्य समाज मंदिर में हवन कर रहे बीजेपी नेता पर हमला कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मंदिर के प्रधान पद को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें एक गुट ने हमला कर दिया। तस्वीरों में आप लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला करते हुए लोगों को देख सकते हैं। काफी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। गुजरात के जामनगर में गर्ल्स स्कूल के बीचों बीच अवैध तरीके से बनाई गई दरगाह को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। सुभाष मार्केट के सरकारी गर्ल्स स्कूल में ये दरगाह बनी हुई थी। स्कूल परिसर में दरगाह को लेकर कई बार प्रशासन ने सवाल भी किए थे। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में दरगाह को ध्वस्त कर दिया गया। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार एंटी काउ स्लॉटर बिल को हटाने की तैयारी में है। सरकार में पशुपालन मंत्री ने कहा कि जब भैंस स्लॉटर हाउस में भेजी जा सकती हैं, तो गाय क्यों नहीं। बीजेपी सरकार ने कर्नाटक में गाय स्लॉटर पर प्रतिबंध लगा दिया था। पशुपालन मंत्री के बयान पर अब बीजेपी हमलावर हो गई है। राहुल गांधी ने न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय संघ बातचीत में बीजेपी और संघ पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी और संघ इतिहास को देखते हैं और भविष्य पर कोई बात नहीं करते। राहुल ने तंज कसा कि रेल हादसे पर जिम्मेदारी लेने की बजाय बीजेपी 50 साल पुरानी बात करने में विश्वास रखती है। उन्होंने आरोप लगाया कि संघ और बीजेपी मिलकर देश के संघीय ढांचे की रीढ़ तोड़ने की कोशिश कर रहे। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बद्री विशाल के दर्शन करने पहुंचे। धीरेन्द्र शास्त्री ने बद्री धाम में विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ पूजन और दर्शन किए। धीरेन्द्र शास्त्री ने बद्रीनाथ में ही रात्रि विश्राम किया और आज वो कथा समारोह में भी शामिल होंगे। धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने के लिए लोग भी उत्सुक नजर आए। तो कर्नाटक के मंत्री ने हिंदू आस्था पर चोट करने के संकेत दिए हैं। कांग्रेस एंटी काउ स्लॉटर बिल को रद्द करने की वकालत करती हुई दिख रही है। जी हाँ, और देखिए हिंदुओं पर तो दूसरे रूप से भी हमले हो रहे हैं, क्योंकि गाजियाबाद से जो कन्वर्जन का मामला सामने आया है उसका पर्दाफाश होने के बाद हैरानी वाली बात यह रही कि जाकिर नाइक से इसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी खबर 1 मिनट में आपको दिखाते हैं। गाजियाबाद पुलिस ने धर्मांतरण के एक ऐसे रैकेट का पर्दाफाश किया है जिसके तार भगोड़े जाकिर नाइक से भी जुड़े हैं। पुलिस की गिरफ्त में जिस शख्स को आप देख रहे हैं, असल में वो गाजियाबाद के एक मस्जिद का मौलवी है जो ऑनलाइन गेम के जरिए नाबालिग हिंदू बच्चों का धर्मांतरण कर रहा था। पुलिस ने जो खुलासा किया वो वाकई हैरान करने वाला है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के शाहनवाज मकसूद खान के साथ मिलकर गाजियाबाद का मौलवी अब्दुल रहमान ऑनलाइन गेमिंग के जरिए बच्चों का धर्मांतरण कर रहा था। दूसरी ओर गाजियाबाद पुलिस की एक टीम महाराष्ट्र भी पहुंच गई है, जहां शाहनवाज की गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी है। फोर्टनाइट नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन है, गेमिंग एप्लीकेशन है, जिसके माध्यम से इनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म पे लाया जाता था, उसमें मुस्लिम लड़के कुछ हिंदू लड़कों की आईडी बनाकर उनसे बात करा करते थे और उनको आयतें पढ़ने के लिए, अगर गेम जीतना है तो आयतें पढ़ने के लिए उनको प्रेरित करा करते थे। जब वो गेम जीत जाते थे तो उनका विश्वास उनमें बिल्ड हो जाता था। गेम जीतने के बाद हिंदू बच्चों को एक चैट ग्रुप से जोड़ा जाता था, जहां उन बच्चों को जाकिर नाइक के वीडियो दिखाकर धर्मांतरण के लिए उकसाया जाता था। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक 30 मई को एक शख्स ने मौलवी और मुंबई के रहने वाले शाहनवाज के खिलाफ अपने नाबालिग बेटे को इस्लाम में धर्मांतरण कराने की शिकायत दर्ज कराई थी। इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। तो ऑनलाइन गेमिंग के जरिए बच्चों का धर्मांतरण करवाया जा रहा था, उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही थी और ये सब कुछ करने वाला जो मास्टरमाइंड है उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। लेकिन महाराष्ट्र में बैठे कुछ और लोग हैं जिनकी तलाश में पुलिस जुट चुकी है। इधर दमोह में एक मुस्लिम परेशान है तिलक की वजह से। दरअसल एक युवक के माथे पर तिलक लगाने की सजा मिली है एक मुस्लिम युवक को, और सजा पूरे परिवार को मिल चुकी है क्योंकि पूरे परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए आप। मुस्लिम समाज से बाहर किए गए इस शख्स को देखिए। शख्स का नाम आरिफ शाह है, जिसका गुनाह इतना भर है कि आरिफ ने चुनाव प्रचार के दौरान हिंदू युवक के माथे पर तिलक लगा दिए थे। हैरान करने वाला ये मामला मध्य प्रदेश के दमोह का है, जहां तेजगढ़ गांव में आरिफ शाह शख्स ने चुनाव के दौरान हिंदू युवक का तिलक लगाकर उसका स्वागत किया था। इस घटना के बाद मुसलमान धर्म के ठेकेदारों ने आरिफ शाह को समाज से बहिष्कृत कर दिया। मुस्लिम समाज से बाहर निकाले जाने के बाद आरिफ दर दर की ठोकरें खा रहा है। समाज के लोगों ने उसके साथ उठना बैठना और बातचीत करना तक बंद कर रखा है। समाज के मुखिया के तोलकी फरमान के चलते आरिफ के बच्चों का भविष्य भी खराब हो रहा है। आरिफ को जिस बात की सजा मिली वाकई वो हैरान करने वाली है। यही वजह है कि समाज से बाहर किए जाने से तंग आकर आरिफ ने एसपी ऑफिस में मुखिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। समाज सभी धर्मों के लोगों से बनता है, लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे कट्टर भी हैं जो हिंदू मुस्लिम के बीच खाई बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में धर्म के वैसे ठेकेदारों को सबक सिखाने की सख्त जरूरत है जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर समाज को बांटने में लगे हैं। तो उड़ीसा के बालासोर में भीषण रेल हादसे के बाद जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर लौट रही है। हादसे वाली जगह से एक बार फिर से रेल यातायात सुचारू हो गई है। देखिए 275 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, 900 से ज्यादा लोग घायल हो गए और साथ ही 50 घंटे बीत जाने के बाद एक बार फिर से जो ट्रेन परिचालन है उसकी शुरुआत हो गई। लेकिन इस पर राजनीति आज भी सुपर फास्ट हो रही है। बालासोर में हुए भीषण रेल हादसे के बाद रूट पर रेल यातायात फिर से शुरू हो गया है। रात करीब 11 बजे हादसे वाली जगह से पहली ट्रेन को रवाना किया गया। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद मौजूद रहे और ईश्वर से प्रार्थना करते भी नजर आए। जिस तत्परता के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करने के आदेश दिए थे, पूरी टीम ने उसी तत्परता के साथ काम करके इस भयानक दुर्घटना के 51 घंटे के अंदर अंदर वापस ट्रेन का मूवमेंट नॉर्मलाइज हो गया है। बालासोर में हुए रेल हादसे में 275 लोगों की मौत हुई है, सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। हादसे की जांच सीबीआई को दी गई है। रेलवे ने माना है कि सिग्नल में गड़बड़ी की वजह से ये हादसा हुआ और कांग्रेस अब सरकार पर सवाल उठा रही है। सरकार ऐसे हाथ झटक के अपना पल्ला नहीं झटक सकती। 3 लाख रिक्तियां क्यों नहीं भरी गई? राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार से जवाब मांगा है। हमारी ये स्पष्ट मांग है कि रेलवे मिनिस्टर को तुरंत नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। इधर ममता बनर्जी ने भी रेल हादसे पर सवाल उठाए हैं और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो पहलवान प्रदर्शन कर रहे थे वो पहलवान अब 2 खेमों में बंटते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसी खबर मिल रही है कि कुछ पहलवानों ने कोर्ट में जाकर के केस वापस ले लिया है। जी हाँ, दरअसल एक नाबालिग पहलवान है जिसने कोर्ट के सामने केस वापस ले लिया है, लेकिन जो सीनियर पहलवान है वो अभी भी बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। पूरा अपडेट बस 1 मिनट में देखिए आप। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नाबालिग महिला पहलवान ने अपना केस वापस ले लिया है।
2 जून को नाबालिग महिला पहलवान ने पटियाला हाउस कोर्ट जाकर अपने बयान दर्ज करवाए और केस वापस ले लिया। इस दौरान उसके पिता और दादा भी मौजूद थे। दरअसल नाबालिग पहलवान ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस में मामला दर्ज करवाया था। ये मामला पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को नाबालिग महिला पहलवान कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन पहुंची थी, जहां उसने केस वापस लेने के लिए बयान दर्ज करवाए। इस दौरान उसके पिता और दादा भी साथ मौजूद रहे। इसके बाद कोर्ट में नाबालिग पहलवान ने मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान दर्ज कराकर अपनी शिकायत वापस ले ली। सूत्रों की माने तो नाबालिग महिला पहलवान ने कोर्ट में कहा कि उसके साथ भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने कभी सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं किया। बता दें कि यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया समेत कई पहलवान पिछले काफी समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बृजभूषण शरण सिंह के लिए तो ये राहत भरी खबर है, क्योंकि पॉक्सो एक्ट का जो केस है वो वापस हो गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या मनीष सिसोदिया को भी राहत मिल पाएगी? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज फैसला आना है। ऐसे में क्या उनकी मुसीबत कम होगी या फिर उन्हें जेल में ही रहना होगा या उन्हें राहत मिलेगी? देखिए पूरी खबर। दिल्ली हाईकोर्ट आज पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत से जुड़ी याचिका पर फैसला सुनाएगी। सिसोदिया ने अपनी पत्नी की खराब सेहत का हवाला देते हुए 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत की मांग की है। वहीं ईडी सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध करेगी। सिसोदिया की ओर से पेश हुए वकील ने दलील दी थी कि मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी की देखरेख करने वाले घर में इकलौते शख्स हैं। उनका इकलौता बेटा विदेश में पढ़ रहा है। इस आधार पर जमानत की मांग की गई है। कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई के दौरान सिसोदिया की पत्नी की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट मांगते हुए फैसला सुरक्षित रखा था। इससे पहले कोर्ट ने शुक्रवार को मनीष सिसोदिया को 3 जून को पुलिस हिरासत में अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दी थी। हालांकि कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई थीं। कोर्ट ने कहा था कि सिसोदिया मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे, मोबाइल फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। शनिवार को सिसोदिया को उनके घर पर लाया गया था। हालांकि वो अपनी पत्नी से मुलाकात नहीं कर सके थे, क्योंकि तबीयत बिगड़ने के बाद सिसोदिया की पत्नी को LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, फटाफट से आपको बड़ी खबर बता दें। कैरिबियाई देश हैती से इस वक्त की बड़ी अपडेट मिल रही है। हैती के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। बाढ़ बारिश से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। भारी बारिश के चलते 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं। करीब 13,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। हैती में 7,000 से ज्यादा मकानों को नुकसान पहुंचा। एक बहुत बड़ा, ये देखिए किस तरीके से नुकसान हैती के लोगों को हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि लगातार भारी बारिश वहां पर हो रही है। भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। 15 लोगों की मौत की खबर बारिश से सामने आ रही है। तो वही भारी बारिश के चलते 8 लोग लापता है, जिनको ढूंढा जा रहा है। करीब 13,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बहुत बड़ा आंकड़ा ये है। और ऐसे में हर तरफ देखिए पानी का सैलाब नजर आ रहा है। लोग परेशान हो चुके हैं। 7,000 से ज्यादा मकानों को नुकसान हुआ है। कैरिबियाई देश हैती से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात वहां पर बने हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 8 लोग भारी बारिश के चलते लापता हो चुके हैं। दीपिका, बिल्कुल, और 7,000 के से ज्यादा लोगों के घर को भी नुकसान पहुंचा है। खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी आज की खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज जन्मदिन है और अलग अलग शहरों में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो उनके फैंस हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो आज उनका जन्मदिन मनाएंगे। लेकिन इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे। जन्मदिन के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे। गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान शिव का जलाभिषेक करके पूजा अर्चना भी की। इसके बाद मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की गई।
बेहद सेगमेंट योग का, यानी कि दिल को कैसे रखें खास और कैसे रखें अपने दिल को मजबूत, बताएंगे। बिल्कुल, योगा सेगमेंट में आप देखेंगे कि आपकी जो दिल से जुड़ी बीमारियां हैं, दिल को मजबूत रखने के लिए कौन से ऐसे आसन हैं जिसे आप हर रोज कर सकते हैं, देखिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका और मेरे साथ योगिनी सोनम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। देखिए, आप लोग भी जानते होंगे अपनी ज़िंदगी में दिल और दिमाग का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है, और आज मुझे लगता है सोनम कुछ इसी विषय में हमसे बातचीत भी करने वाली हैं और हमें योगासन भी सिखाने वाली हैं। सीधा सोनम का रुख करते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हार्ट हेल्थ की। हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, योगासन एक्सरसाइज नहीं करते, जिस पे हार्ट पे काफ़ी बुरा असर पड़ता है। चलिए कुछ योगासन सीखें जो आपके हार्ट को हेल्दी करेगा, साथ ही साथ आपको खुशनुमा भी रखेगा। बिल्कुल, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती, क्योंकि आपका दिल मजबूत रहेगा तो आप भी खुश रहेंगे। सारी चीज़ें दिल से ही जुड़ी होती हैं, आपके दुख भी, आपके सुख भी। इसलिए बहुत ध्यान से आज इस योगासन को आप भी हमारे साथ ज़रूर करें। चलिए पहला आसन शुरू करते हैं। इसका नाम है त्रिकोणासना। इसके लिए आपको मैट के बीच में ऐसे खड़े हो जाना है। अपने दोनों पैरों को राइट और लेफ्ट तरफ फैला लीजिए। आपको याद रखना है कि आपको घुटने सीधे रखने हैं, दोनों हाथ सीधे कर लीजिए। अब आप अपनी बॉडी को सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने लेफ्ट पैर को बाहर की तरफ घुमा लें। अब आपकी बॉडी और ट्विस्ट कर पाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा ट्विस्ट करें। अब इसमें ऑप्शंस हैं, अगर आप बिगिनर हैं तो आप यहाँ भी रुक सकते हैं या अपने पैर को पकड़ लीजिए। अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो आप यहाँ चले जाइए घुटने सीधे रख के। अगर आपको और कंफर्टेबल लगता है तो आप अपने हाथ यहाँ रख दीजिए, और अगर आपको और भी कंफर्टेबल लगता है अपना हाथ बाहर की तरफ रखिए। कभी कभी ऐसा लगता है सोनम आपके शरीर में हड्डी है ही नहीं। हड्डी नाम की एक चीज़ होती है। चलिए अब अपना लेफ्ट शोल्डर पीछे की तरफ घुमाइए और लेफ्ट हाथ को सीधा कर लीजिए, और आपको कम से कम 10 सेकेंड ऐसे ही रुकना है, सांसों को बिना रोके। ऊपर की तरफ देखिए, दोनों पैरों को सीधा रखिए। अब सांस ले, धीरे धीरे वापस आ जाइए। लेफ्ट पैर अंदर और राइट पैर बाहर की तरफ। तो ठीक इसी तरह हम ये आसन दूसरे पैर से करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी को ट्विस्ट कीजिए। तो फिर से सेम ऑप्शंस, अगर आप बिगिनर हैं तो हाथ यहाँ पे, यहाँ, यहाँ या फिर बाहर की तरफ। राइट शोल्डर को पीछे लेकर जाएं, राइट हाथ को ऊपर की तरफ खींच के रखें। तो सांसों को बिना रोके कम से कम 10 सेकेंड ऐसे ही रहें, और सांस लेते हुए वापस आ जाएं। राइट पैर अंदर, दोनों हाथ नीचे, और रिलैक्स करें। थोड़ी सी मिस्टेक्स हम ऑडियंस को बता देते हैं। बिल्कुल, चलिए ओके। तो इसमें कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं, आप भी प्लीज़ करेक्ट कर लीजिए। तो दोनों पैरों का फैला लीजिए, लेफ्ट और राइट साइड। देखिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपके घुटने सीधे रहने चाहिए। लेफ्ट पैर बाहर की तरफ, दोनों हाथों को फैला लीजिए। देखिए अब इसमें आपको अपने बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा ट्विस्ट करना है, और आपको ट्विस्टिंग वेस्ट से करनी है, मैक्सिमम ट्विस्टिंग, इंक्लूडिंग आपके शोल्डर्स भी ट्विस्ट हो जाए। अब आप अपने राइट हाथ को नीचे खींचिए, बैलेंस बनाते हुए। ओके, आप यहाँ भी रह सकते हैं अगर आपको कंफर्टेबल लगता है। तो देखिए आपको अपने लेफ्ट शोल्डर को पीछे की तरफ घुमाना है, और राइट हाथ को ऐसे सीधा करें, और अपने बॉडी को ऊपर की तरफ खींचें और ऊपर देखें। और इसमें बैलेंस बनाने के लिए आपको दोनों पैरों को सीधा रखना ज़रूरी है, और आपके पंजे ज़मीन से एकदम सटे हुए रहने चाहिए। अरे आप वापस भी आ गए। आपने एकदम से बेसहारा कर दिया था। तो बहुत सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है मुझे लगता है इस योगासन में, और किसी भी योगासन में मुझे स्टार्टिंग में बस। चलिए अब दूसरा आसन प्रैक्टिस करते हैं। आपने नोटिस किया होगा जब भी हम हार्ट हेल्थ की बात करते हैं तो हमें अपने बॉडी को थोड़ा इंटेंसिटी देनी पड़ती है, ताकि हमारी हार्ट बीट भी थोड़ी ऊपर हो, हार्ट हेल्दी हो। तो अब दूसरा आसन हम लोग बैठ के करने वाले हैं। आइए बैठ जाते हैं। दोनों पैरों को फैला लीजिए, और अपने लेफ्ट हाथ को, या राइट और लेफ्ट किसी से भी कर सकते हैं, आप साइड प्लैंक्स में आ जाइए इस तरह। देखिए कई लोगों के लिए प्लैंक्स न्यू हो सकता है, तो आप इसमें रह सकते हैं पैर का सहारा लेके। अगर आपको कंफर्टेबल और बैलेंस लगे तो आप एक पैर को यहाँ पर आगे ले आइए इसके ऊपर, और कंफर्टेबल लगे तो इसे बेंड कर लीजिए। अगर आपको और भी कंफर्टेबल लगता है तो अपने पैर को मोड़िए, यहाँ भी रख सकते हैं। अपना अंगूठा पकड़िए और पैर को सीधा कर दीजिए इस तरीके से। 10 सेकेंड रुकें और धीरे धीरे आप वापस आ जाएं एंड रिलैक्स करें। मुझे लग रहा था मैं प्लैंक करती हूँ तो बहुत इजीली मुझसे हो जाएगा, लेकिन ये मैं देख पा रही थी सोनम की शिवर कर रहा था। और आपने देखा होगा आपका ब्रीदिंग भी थोड़ा बढ़ गया, आपका हार्ट बीट भी थोड़ा बढ़ गया, राइट। अगर आप एकदम बिगनर है प्लैंक के लिए तो आप अपने हाथ को बेंड कर लीजिए। आप इतने में रहिए। हम ये आसन इस वाले हाथ बेंडिंग में भी कर सकते हैं, ये आपको ईजी लगेगा। अपने पैर का सपोर्ट ले लिया, कंफर्टेबल लगे 10 या 15 दिन बाद आप पैर को सीधा कर लीजिए, इतने में रहिए। अगर यहाँ ठीक लगे हाथ सीधा कर लीजिए और दोनों
बॉडी सीधा, इतने में आ जाइए। अगर आपको मॉडिफिकेशन थोड़ा एडवांस लर्न करना हो, इसमें रहिए सिर्फ और हाथ को सीधा कर लीजिए और कंफर्टेबल हो पैर सीधा कर लीजिए और धीरे धीरे वापस आ जाइए। ओके, तो आपको ऑफ कोर्स ये आसन थोड़ा एडवांस है, हमें बैलेंस सीखना पड़ेगा, बट डे 1 सारा नहीं करना है, डे 1 उतना ही करना है जितना आपने हमें स्टेप्स में सिखाया है, यानी 1 स्टेप एट अ टाइम। तीसरा योगासन करते हैं, इसको बोलते हैं अर्ध मत्स्यासन। अपने लेफ्ट पैर को अपने राइट पैर के ऊपर इस तरह रख लीजिए। अगर आपके घुटने में दर्द हो तो आप इस आसन को थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, या अपने पैर के नीचे आप एक कुशन या तकिया रख सकते हैं। अगर आप कोशिश करें कि आपका घुटना नीचे टच हो जाए, पैर सीधा, लेफ्ट हाथ को यानी जो पैर आपने मोड़ा है सेम हाथ उसको पीछे लेकर जाए, यहाँ रहें। अगर कंफर्टेबल हो थोड़ा आगे जाए, अपने पैर को ऐसे पकड़ ले, ये टच नहीं होगा। देखिए, इसको टच करने की ट्रिक है, ये पैर जितना आगे रहेगा आपको टच में नहीं आएगा, ये पैर जितना पीछे जाएगा आपको आसानी से ये पकड़ में आ जाएगा। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएं और सांस छोड़ते हुए आगे जाएं। यहाँ रुकिए, कंफर्टेबल हो तो अपने अंगूठे को इस तरह पकड़िए, अपना हाथ मोड़िए, इससे आपका बॉडी ऑटोमेटिकली आगे आ जाएगा। कंफर्टेबल हो ज़मीन पे रख दें। सांसों को बिना रोके हमें कम से कम 10 सेकंड इस आसन में रहना है। करें फिर 10 सेकंड, बॉडी को आगे खींचिए, हाथ नीचे और सांस छोड़ते हुए यहाँ पे रुकें। सांस लेते हुए सामने देखें, अपने हाथ को सीधा कर दें और वापस बॉडी को स्टार्टिंग पोजीशन में ले आएं। देखिए, आसन में गलतियाँ काफ़ी होती हैं, तभी हम लोग थोड़े करेक्शन करते हैं ताकि आप लोग याद रखें। ठीक है, तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। हम लोग राइट साइड से ही दिखाएंगे, देखते हैं आसन कैसे जाता है। अपना राइट पैर मोड़ लीजिए। देखिए, अगर आपको घुटने में दर्द है, घुटने में इंजरी है या फिर कोई पेन है, तो ये आप थोड़ा आसानी से आसन कीजिए, ज़्यादा मत मोड़िए, आपके हेल्थ के हिसाब से आप आसन करिए। ठीक है, तो आपका पैर अगर नीचे नहीं टच हो रहा, थोड़ा गैप है, इसमें कुछ कुशन रख लीजिए। अपने आप इस हाथ को सीधा खींचिए और लंबा। देखिए, आपको लेंथ लेनी है, लंबा करिए इसको, हाथ मोड़िए और कोशिश करिए कि टच हो जाए। थोड़ा सा अगर आप आगे झुकेंगे तो आसानी से टच हो जाएगा। अब आप वापस पीछे जाइए, ये वाला हाथ सीधा कीजिए, इसको भी आप लेंथ लें, से खींचिए ऊपर, घुटना सीधा, सांस छोड़ते हुए आगे जाएं। देखिए, अगर आप बिगनर हैं, वैसे तो आप सही कर रहे हैं, आप यहाँ भी रुक सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कंफर्टेबल लगता है अपना हाथ मोड़िए, इससे आपका स्पाइन ऑटोमेटिकली आगे जाने लगेगा। देखिए, बॉडी को आगे लेके जाने के लिए आपको थोड़े कंधों को भी आगे खींचना पड़ेगा। लोअर स्पाइन को खींचें और रिलैक्स करें। तो कम से कम आप 10 सेकंड इसी आसना में रुके रहें। कुछ दिनों बाद आप जब आपको आसान लगने लगे तो 10, 20 या 30 सेकंड आसन में रहें और सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। वेरी गुड। तो देखिए, आसन से वापस आने का भी तरीका होता है। हम जैसे आसन में जाते हैं ठीक उसी तरीके से वापस भी आते हैं। कि जेल से छूट गए और एकदम से हाथ पैर आपने अपने ढीले छोड़ दिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिल को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम सबकी ज़िंदगी में स्ट्रेस तो ज़रूर होता है, और उससे निपटने के लिए कम से कम अपने दिल को तो मजबूत रखें, ताकि आगे चल के अगर कुछ झेलना पड़े तो आप उसके लिए तैयार रहें। और कोई भी चीज़ इतनी बड़ी नहीं होती कि आपकी ज़िंदगी से, आपकी सेहत से बढ़कर हो जाए, इसलिए सेहतमंद रहें ताकि आप, आपका परिवार, हर कोई खुश रहेगा। सोनम हर रोज़ हमारे साथ होंगी आपको और मुझे योगा सिखाने के लिए। आप देखेंगे कि आपके शरीर की हर एक बीमारी छू मंतर हो गई है। और हर रोज़ ये शो देखते रहें, योगा करते रहें, योग सीखते रहें। फिलहाल आज के इस एपिसोड में इतना ही।